नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सच्चाई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ढोलक की थाप पर बन्ना बन्नी गाती सहेलियों और पड़ोस की भाभीओं का स्वर छोटे से घर को खूब गुलजार कर रहा था। प्रभा हल्दी से रंगी पीली साड़ी में लिपटी बैठी अपनी सहेलियों के मधुर संगीत का आनंद ले रही थी। बन्ना बन्नी के संगीत का यह सिलसिला 2 घंटे से लगातार चल रहा था। बीच बीच में सहेलियों और भाभीियों के बीच रस्सी कटाक्ष, हास परिहास और चुगलबाजी के साथ स्वांग भी चलने लगता तो अम्मा आकर टोक जाती, लड़कियों, तुम लोग बन्ना बन्नी गाते गाते यह सोहर के सास बहू के झगड़े क्यों अलापने लगी। थोड़ी बहुत सफाई देकर वे फिर बन्ना बन्नी गाने लगती। अम्मा प्रभा को उनके बीच से उठाकर कोहबर में ले गई। बाहर बरामदे में उठते संगीत का स्वर कोहबर में बैठी प्रभा को अंदर तक गुदगुदा गया। मेरी रुनक झनक लाड़ो के लिए गुड़िया बाबा, ऐसा वर जो BA पास किया हो, विलायत जाने वाला हो। उसका वर भी तो विलायत में रहने वाला है। जी चाहा कि वह भी सहेलियों के बीच जा बैठे। उसका भावी पति अमेरिका में इंजीनियर है। यह सोच सोच कर ही जब तब प्रभा का मन खुशी से भर उठता था। कोहबर में बैठे बैठे वह कुछ देर के लिए विदेशी पति से मिलने वाली सुख सुविधाओं की कल्पना में खो गई। वह बार बार सोच रही थी कि कैसे वह अपने खूबसूरत पति के साथ अमेरिका घूमेगी, सुख समृद्धि से सुसंपन्न बंगले में रहेगी और अपनी मोटर गाड़ी में घूमेगी। वहां हर प्रकार के सुख साधन कदम कदम पर बिछे होंगे। एकाएक उसे अपने माता पिता की उस प्रसन्नता की भी याद आई जो उसे सुखी देखकर उन्हें प्राप्त होगी। उस प्रसन्नता के आगे तो उसे अपने सुख के सपने बड़े सतही और ओछे नजर आने लगे। वो सोचने लगी, अम्मा और पिताजी बेटियों से उबर जाएंगे। दीदी की शादी से ही उनकी आधी कमर टूट गई थी। घर के खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ी थी। कई तरह के कर्जे भरते भरते दोनों तन मन से रिक्त हो गए थे। प्रभा के नाम से जमा रकम भी बहुत कम ही थी। उसमें वे हाथ भी नहीं लगाते थे कि कब देखते देखते प्रभा भी विवाह योग्य हो जाएगी और वे कहीं के ना रहेंगे। दूसरों के आगे हाथ पसारना पड़ेगा। लेकिन प्रभा की शादी के लिए उन्हें कोई कर्ज नहीं लेना पड़ा। अविनाश के परिवार वालों ने दहेज के लिए सख्त मना कर दिया था। अमेरिका में उसे किसी बात की कमी न थी। प्रभा ने कोहबर की दीवार पर नजर बढ़ाकर देखा। जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा था। छत की सफेदी पपड़ी बनकर कई जगह से झड़ गई थी। दीदी के शादी के बाद घर में सफेदी तो दूर, मरम्मत जैसे जरूरी काम तक नहीं हो पाए। भंडार की चौखट दीवार छोड़ने लगी थी। रसोई के फर्श में जगह जगह गड्ढे बन गए थे। छत की मुंडेर कई जगह से टूट कर गिरने लगी थी। कोहबर में बैठी प्रभा सोचने लगी, अम्मा पिताजी के दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। अब तो पिताजी के सिर्फ 40-50 हजार रुपए ही खर्च होंगे। बाकी जो 40-50 हजार रुपए और बचेंगे उनसे वे पूरे घर की मरम्मत करा सकेंगे। अब पैसा जोड़ना ही किसके लिए है। सोनू की पढ़ाई का खर्च तो वे अपने वेतन से ही चला लेंगे। जब सारी दीवार के उधड़े प्लास्टर के मरम्मत हो जाएगी और ऊपर से पुताई भी, तो दीवार कितनी सुंदर लगेगी। फर्श के भी सारे गड्ढे भरकर चिकने हो जाएंगे। माँ को घर में पोछा लगाने में आसानी होगी। यही सब सोच सोचकर प्रभा पुलकित हो रही थी। प्रभा के भावी पति का नाम अविनाश था। अविनाश के प्रति कृतज्ञता ने प्रभा के रोम रोम में प्यार और समर्पण भर दिया। बिना भावर फिरे ही प्रभा अविनाश की हो गई। तभी बाहर के शोरगुल से उसके विचारों को झटका लगा और वो ख्यालों के आसमान से उतरकर वास्तविकता के धरातल पर आ गई। कोई आया है। बड़ी मौसी आई हैं, दीदी आई हैं। इन सम्मिलित शोर शराबे से प्रभा समझ गई कि पटना वाली मौसी आई है। बहुत हंसोड़, खूब गप्पे और एकदम मुंहफट। घर अब लगेगा शादी के घर जैसा। कभी हलवाइयों के पास जाकर वे जल्दी करने का शोर मचाएंगी, घी तेल बर्बाद नहीं करने की चेतावनी भी देंगी, तो कभी भंडार से सामान भिजवाने की गुहार लगाएंगी। इसी बीच ढोलक के पास बैठकर बुआ लोगों को 2-4 गाली भी गाती जाएंगी। माँ को धीरे से कभी किसी से सचेत कर जाएंगी तो कभी कुछ सलाह दे जाएंगी। दहेज का सामान देखने बैठेंगी तो टूटा बड़ा कुछ याद भी दिला देंगी। बुलंद आवाज से खूब रौनक लगाएंगी। ये सब सोचते सोचते प्रभा का धैर्य छूटने लगा। वह जल्दी जल्दी कोहबर की लोक रीति खत्म कर बाहर आ गई। प्रभा ने देखा कि मौसी का सामान अंदर रखा जा चुका था।
मौसी भी अंदर आ तो गई थी, पर यह क्या, कैसा सपाट चेहरा लिए खड़ी है। शादी के घर में आने की जैसे कोई ललक ही ना हो उनमें। कहाँ तो बिना वजह इस उम्र में भी चहकती रहती, और कहाँ चहकने के माहौल में जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। माँ ने बेचैनी भरे स्वर में पूछा, क्या बात है दीदी, क्या बहुत थक गई हो? पहले पानी तो पिलाओ, फिर इन गाने बजाने वालियों को विदा करो तो बताऊं क्या बात है। मौसी ने समय नष्ट किए बिना ही इतना कुछ कह दिया। माँ ने जैसे अनिष्ट को भाप लिया हो, फिर भी साहस करके आशंकित होकर पूछा, क्या हुआ है दीदी? गाना बजाना क्यों बंद करा दूं? यह तो गलत होगा। जल्दी कहो ना दीदी, क्या बात है? बैठो सुनीता, बताती हूँ। अब समय बहुत कम है, इसलिए तुरंत ही निर्णय ले लो, हिम्मत से काम लो और अपनी प्रभा को बचा लो। मौसी ने बैठे ही बैठे माँ की दोनों हथेलियां अपनी मुट्ठी में भर ली, दबाते हुए बोली, जल्दी बताओ ना दीदी, कहना क्या चाहती हो? घबराहट में जैसे माँ का मुंह जैसे सूखता जा रहा था, चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे दिल का दौरा पड़ गया हो। ये देखकर मौसी भी घबरा गई, लेकिन समय की कमी देखते हुए उन्हें बात जल्दी से जल्दी कहनी थी, वरना कोई और बुरा हादसा हो जाता। अभी तो ये अपनी बात कहकर सुनीता को संभाल भी लेंगी, और जो हाथ सदमा देने जा रही थी उसे साथ रहकर बांट भी लेंगी। सुनो सुनीता, जिस अविनाश को तुम प्रभा के पल्लू से बांध रही हो, वो तो पहले से शादीशुदा है। सुनीता की भौहें तन गई। क्या कह रही हो दीदी? जिसने यह शादी तय कराई है, वह क्या इस बात को छिपा कर रखेगा? हाँ सुनीता, शांत हो जाओ और धीरज धरो। या तो उसने बात छिपाई होगी, या लड़के वालों ने उससे बात छिपाई होगी। मैं तो कल ही आ जाती, लेकिन इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए कल मैं आरा चली गई थी। वहां मुझे दिन भर रुकना पड़ा, नहीं तो कल ही पहुंच जाती, तो बात संभालने के लिए तुम लोगों को और भी समय मिल जाता। खैर, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, किसी तरह समय रहते सब कुछ तय कर ही लेना है। सुनकर प्रभा के पैर थरथराने लगे, लगा कि वह गिर पड़ेगी। मौसी ने इशारे से प्रभा को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। दुखी मत हो प्रभा बेटी, संयोग अच्छा है, समय रहते सच्चाई का पता चल गया और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। मौसी के दिलासा दिलाने के बावजूद प्रभा को आंसू रोकना मुश्किल हो रहा था। वह पिता की ओर देखने लगी। प्रभा के पिता ने अधीर होकर पूछा, लेकिन साली साहिबा, आपको कैसे पता चला कि अविनाश शादीशुदा है? समय की कमी को देखते हुए मौसी ने जल्दी जल्दी बताया, पटना में प्रभा के मौसा के दफ्तर में विश्वनाथ जी काम करते हैं। मैं यहाँ आने से ठीक एक दिन पहले उनके घर गई थी। उन्हें मैंने बताया कि मैं अपनी बहन की लड़की की शादी में गया जा रही हूँ। फिर उन्हें मैंने बातों बातों में अविनाश के परिवार के बारे में भी बताया। तब बीच में ही उनकी पत्नी उठकर अंदर चली गई। आई तो एक एल्बम लेती आई, उसमें एक जोड़े का फोटो लगा था। दिखाकर बोली, यही अविनाश तो नहीं है जिसकी शादी में तुम जा रही हो, जिसको प्रभा के लिए चुना गया है? फोटो देखकर मैं तो जैसे आकाश से गिर पड़ी। वह तो अपने इसी अविनाश का फोटो है। तुमने मुझे देखने के लिए भेजा था ना, वही अविनाश की तस्वीर उसमें भी थी। वैसे अविनाश की एक और फोटो उस एल्बम में लगी थी। फिर जब सारे परिवार की बात चली तो शक की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि तुमने तो सब कुछ मुझे विस्तार से ही लिख कर भेजा था। प्रभा की माँ आगे सुनने का धैर्य जुटा नहीं पा रही थी। वे अपनी बहन की हथेली पकड़े पकड़े ही रोने लगी। हाय दीदी, अब क्या होगा? बारात लौटाने से तो पूरी बिरादरी में ही नाक कट जाएगी। अब तक प्रभा भी जी कड़ाकर संयत हो गई थी। दुख और क्षोभ की जगह क्रोध और आवेश ने ले ली थी। नाक क्यों कटेगी माँ? नाक कटाने वाला काम क्या हम लोगों ने किया है? ये तो काम उन्होंने किया है। प्रभा के पिता ने लंबी सांस भरकर कहा, ये सारे इंतजाम व्यर्थ हो गए। अब तक का सारा खर्चा पानी में। बीच में ही उनका भी गला भरभराने लगा तो वे भी चुप हो गए। इस समय पूरे घर का संबल जैसे प्रभा की बड़ी मौसी ही हो गई। क्यों दिल छोटा कर रहे हो तुम लोग? उन्होंने सबको ढाढ़स बंधे हुए कहा, समय रहते बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, यही गनीमत है। क्या इससे बढ़कर खर्च का अफसोस है तुम लोगों को? यह तो सोचो कि अगर शादी हो जाती तो प्रभा कहीं की न रह जाती, तब हम क्या कर लेते? बाकी तुम लोग धीरज से काम लो, मैं सब संभाल लूंगी। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कुछ बिगड़ा थोड़े ना है, और समय भी है। मैं जाकर सबसे पहले शामियाने वाले और सजावट वालों को विदा करती हूँ, फिर उन लड़कियों और पड़ोसिनों को भी संभाल लूंगी।
और देखो जो सामान बना नहीं है वह सब वापस हो जाएगा, और जो पक गया है उसे हलवाई से कहकर होटलों में खपवाने का इंतजाम करवाती हूँ। मौसी के इतना कहने पर भी माँ और पिताजी प्रभा के माँ और पिताजी हतबल से वहीं बैठे रह गए। प्रभा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसके बाद मौसी ने सब कुछ बड़ी तत्परता से संभाल लिया। माँ, पिताजी और प्रभा तीनों को जैसे काठ मार गया हो। हमेशा चहकने वाला सोनू भी वहीं चुपचाप माँ के पास बैठ गया। बाकी सगे संबंधी समय की नाजुकता को समझते हुए धीरे धीरे चुपचाप इधर उधर के कमरों में खिसक गए। सब तरफ धीमे धीमे खुसर फुसर में बात जानने की उत्सुकता थी, पर स्थिति की नाजुकता देखते हुए सभी अपने मुंह सीकर बैठे थे। कोई मुंह खोलकर कुछ पूछ नहीं रहा था। सभी शांति से मौसी के आने का इंतजार कर रहे थे। एक डेढ़ घंटे में सब मामला सुलझा कर एक दो नजदीकी रिश्तेदारों को हर अलग अलग विभाग को निपटाने की जिम्मेदारी देकर मौसी अंदर आ गई। इस सारी आपाधापी में वो बड़ी थक गई थी। अब जाकर उन्हें इस थकान में एक कप चाय की जरूरत महसूस हुई। महाराज इनसे सबके लिए चाय भिजवाने के लिए कहकर वे माँ से बोली, सुनीता तुम देखो जरा भी निराश मत होना। मैं प्रभा के लिए बढ़िया से बढ़िया लड़का लाकर खड़ा कर दूंगी, और वो भी जल्दी ही। जिस अविनाश की तुमने इतनी तारीफ लिखकर भेजी थी तो शादी रचाए बैठा है। विश्वनाथ जी के बड़े भैया की आरा में फोटोग्राफी की बहुत बड़ी दुकान है। उन्हीं की लड़की से शादी हुई थी उस धोखेबाज अविनाश की। विश्वनाथ जी के भैया ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की थी। लड़की बेहद खुश थी। शादी के बाद एक हफ्ते ससुराल रहकर आई तो अविनाश की खूब तारीफ कर रही थी। अविनाश 15 दिन रहकर अमेरिका चला गया। बहुत दिन तक अविनाश के माता पिता कहते रहे कि बहू का वीजा बन नहीं रहा है, बन जाएगा तो चली जाएगी। वैसे बहू को वे लोग भी बड़े प्यार से ही रखते थे, लेकिन 3-4 माह के बाद ही अविनाश ने अपनी बीवी को पत्र लिख दिया कि मुझे बार बार बुलवाने के लिए पत्र लिखकर तंग मत करो। मैं तुम्हें अंधेरे में रखकर परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अमेरिका बुला नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरी पत्नी है जो 3 साल से मेरे साथ अच्छी तरह से निभा रही है। मेरे माँ बाप को एक हिंदुस्तानी बहू की जरूरत थी। उन्होंने मुझ पे बहुत दबाव बनाया, सो मैंने तुमसे शादी करके उन्हें एक बहू दे दी। मेरा काम खत्म हुआ। अब तुम उनकी बहू बनकर उन्हें खुश रखो। वे भी तुम्हें प्यार से ही रखेंगे। मैं भी हिंदुस्तान आने पर जहाँ तक संभव होगा तुम्हें प्यार और सम्मान दूंगा, लेकिन अमेरिका आने की जिद मत करना, वो मेरे लिए संभव नहीं होगा। इसके बाद विश्वनाथ के भैया भाभी बेटी को हमेशा के लिए ससुराल से विदा कर ले आए और तलाक का नोटिस भी भिजवा दिया। हालांकि अविनाश के माता पिता ने जब बहुत दबाव डाला कि बहू को छोड़ दे, वे कह रहे थे इसी की सहायता से हम लोग अविनाश को हिंदुस्तान लाने में सफल होंगे किसी दिन। अविनाश हम लोगों से बहुत प्यार करता है। देर सवेर उसे अमेरिकी बीबी को ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन विश्वनाथ के भैया भाभी नहीं माने और समधी को इस धोखे के लिए खूब खरी खोटी सुनाई। अविनाश और उनकी बेटी में तलाक भी जल्दी ही हो गया। लेकिन जरा उन लोगों की धृष्टता तो देखो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हिंदुस्तानी बहू लाने का चाव गया नहीं है। फिर लड़के को देखो, कितना बेशर्म है। कैसे वह दोबारा क्या तीसरी बार सेहरा बांधने को तैयार हो गया। किसी दूसरे के घर की यह घटना होती तो मौसी बड़ी रसिकता से अविनाश के परिवार के साथ साथ उससे जुड़ने वाले बेबस परिवार को भी अपने प्रयास की परिधि में लपेटने से नहीं चूकती। पर यहाँ मामला अपनी सगी बहन का था और इस संकट में उनका अवलंबन भी वही थी। इसलिए वे पूरी संजीदगी के साथ स्थिति को विस्फोटक होने से बचाए हुए थे। मौसी, लड़की की अक्ल पर क्या पर्दा पड़ा है जो वह माँ बाप के इस बेहुदा खेल में तीसरी बार शामिल हो रहा है। तब अभी तक प्रभा जिसे मन ही मन महान समझ रही थी, उसके प्रति उसका तन मन वितृष्णा और घृणा से भर उठा। अरे बेटी, अनदेखे लड़की वालों के घर से उसे क्यों सहानुभूति होगी। फिर लड़की वाले जब खुद उनके सामने चले आ रहे हैं बिना उनकी जानकारी लिए, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी। हिंदुस्तान आने पर माँ बाप फिर हिंदुस्तानी बहू की रट लगा देते होंगे, अपने अकेलेपन की दुहाई देते होंगे। रात दिन के अनुरोध को टालना उसके बस की बात नहीं रहती होगी। सुना है अभी भी वह माँ बाप का बड़ा आदर करता है और उनसे डरता भी है। अमेरिका जाकर भी वह जरा भी बदला नहीं है। बस अमेरिका वाली ही उसके दिल का रोग हो गई है, जो सुना है कि हिंदुस्तान आना नहीं चाहती।
हिंदुस्तान में माँ बाप के साथ शांति से 1-2 महीने गुजर जाए और मौज मस्ती के लिए पत्नी भी मिल जाए, इससे बढ़िया क्या होगा। शायद इसीलिए वह दोबारा शादी करने के लिए, तिबारा शादी करने के लिए राजी हो जाता होगा। सब कुछ सुनकर प्रभा के माता पिता रमेश व सुनीता तो वहीं तख्त पर निढाल से पड़ गए। सुनीता की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। प्रभा के पास भी अब उपयुक्त शब्द नहीं थे जो कि वह माँ को चुप कराती, माँ को ढाढ़स बंधाती, दिलासा देती। उसके तो हृदय में स्वयं एक मर्मांतक शूल सा उठ रहा था। उसके दिल में भी अपमान की आग धधक रही थी। सारे रिश्तेदार चुपचाप अपने अपने कमरों में जाकर तय करने लगे कि जल्द से जल्द किस गाड़ी से वापस लौटा जाए। किसी ने भी रमेश और सुनीता पर आर्थिक और मानसिक बोझ और अधिक बढ़ाना उचित नहीं समझा। सभी उनकी स्थिति समझते थे। प्रभा के ताऊजी ने पुलिस कार्रवाई करने की सलाह दे दी, लेकिन रमेश जी ने भीगे और टूटे स्वर में कहा, अब यह सब करके हमें फायदा क्या होगा। मुझे ही शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट हो जाएगा। उत्साह का काम होता तो शरीर भी सहर्ष साथ देता और पैसे की भी चिंता नहीं होती। अपने मनोभाव को पूरी तरह से व्यक्त करने की शक्ति भी रमेश जी में रह नहीं गई थी। इसीलिए यही तय किया गया कि बारातियों को अपमानित करके ही उसे दंडित किया जाए। किया भी यही गया। बाराती संख्या में बहुत कम थे। स्वागत तो दूर, उन्हें बैठने तक को भी नहीं कहा गया। चारों तरफ से व्यंग बाण बरसाए जा रहे थे। अविनाश के पिता हर तरह से अपनी सफाई देने की कोशिश में थे, किंतु कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। बारात में आए 1-2 बुजुर्गों ने भी सुलह करने का परामर्श देना चाहा, तो कन्या पक्ष वालों ने उन्हें भी बुरी तरह से लताड़ा। इस बात के लिए उन्हें खूब खरी खरी सुनाई कि जब आप सब उनके करीबी रिश्तेदार हैं, तो क्या आपको नहीं मालूम था कि इनका लड़का पहले 2 शादियां कर चुका है और उसकी पत्नी अमेरिका में है। इसके बावजूद आप लोग उनकी इस तीसरी शादी में भी खुशी खुशी शामिल होने के लिए आ गए। इस तरह के ताड़ना सुनकर बारातियों की निगाहें भी जमीन से जा लगी। प्रभा की सहेली रत्ना रिश्तेदारों की निगाहों से बचकर चुपचाप अकेली कोहबर में आ गई, जहां पर प्रभा बैठी थी। बाहर उठता शोर प्रभा के कानों में सांप बिच्छू के दंश का सा कष्ट दे रहा था। हालात ने उसे अशक्त, असमर्थ और जड़ बना दिया था। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सी बैठी थी। फिर धीरे धीरे कांपते हाथों से वह विवाह के लिए पहनी गई पीली साड़ी उतारने लगी। 2 चुन्नट खुलते खुलते जैसे शक्ति क्षीण होने लगी। वह पास पड़ी पीढ़ी पर निढाल सी होकर बैठ गई। प्रभा की सुनी निगाहें दीवार ताकने लगी। अब इन दीवारों पर प्लास्टर नहीं होगा, पुताई नहीं होगी। आगे सोचने की भी सामर्थ्य जवाब दे गई और वह जोर जोर से हिचकियां भरने लगी। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सच्चाई। इस तरह की घटनाएं अभी कुछ वर्षों पहले तो आए दिन कानों पर आया करती थी कि अमेरिका में कार्यरत बच्चे वहां पर शादी करके और इंडिया में आकर माँ बाप को कुछ भी बताते नहीं थे, और माँ बाप बेचारे उन बच्चों की शादी के लिए परेशान रहते थे और कैसे भी करके उन्हें यहाँ से शादी करके अमेरिका भेजना चाहते थे। ये सब लड़के अपने माँ बाप को अपनी सच्चाई न बता पाते थे और यहाँ शादी कर लेते थे। इनमें से कई लड़के तो यहाँ की लड़कियों को वहाँ लेकर चले जाते थे और बेचारी हिंदुस्तानी लड़कियों का वहाँ जाके एक नौकरानी का सा दर्जा हो जाता था। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।